नमस्कार। दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर कुमार मालू, जो केशव पोरवाल हॉस्पिटल भीलवाड़ा में फिजिशियन है और कोरोना पेशेंट्स देखते हैं। डॉक्टर मालू हमें कोरोना बीमारी के बारे में बताएंगे, साथ ही कोरोना पीड़ित व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके इलाज की प्रक्रिया के बारे में समझाएंगे। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार मालू, फिजिशियन, केशव पोरवाल हॉस्पिटल भीलवाड़ा। मैं पिछले 1 साल से कोरोना में अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, कोरोना पेशेंट्स देख रहा हूँ। सबसे पहले बीमारी का एक जो नेचुरल कोर्स है उसको अपने को समझना है, वहीं से ही अपने को इलाज प्रक्रिया में जाना है। बीमारी को साधारण भाषा में अपन ऐसे समझ सकते हैं कि बीमारी एक सिंपल जुकाम, खराश, बुखार, थकान, हाथ पैर टूटना, जी घबराना से स्टार्ट होती है, जिसको अपन सिंपल एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोल सकते हैं या जुकाम बोल सकते हैं, बुखार बोल सकते हैं। पहला जो पार्ट होता है बीमारी का ये होता है। वो दूसरा जो पार्ट होता है कि फेफड़ों में इन्फेक्शन होकर श्वास जैसी समस्या हो जाना, वो बीमारी का दूसरा स्टेज होता है। पहले स्टेज को अपन वायरेमिया बोल सकते हैं, सेकंड स्टेज को जो इन्फ्लामेटरी फेज है वो बोल सकते हैं। तो एक 14 दिन का साइकिल है बीमारी का, 14 दिन की एक बीमारी है। 14 दिन में जो पेशेंट ठीक हो गए वो ठीक हो गए, जो नहीं ठीक पाए उनमें ऑक्सीजन की कमी रह गई, वो कुछ लोग समय के साथ इलाज के साथ ठीक हो गए और कुछ लोग नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। सिंपल भाषा में अपन समझे तो जो गले में इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, बुखार स्टार्ट हुई, वो शुरू में 6 दिन गले में रहती है, जिसको अपन वायरेमिया फेज बोलते हैं। अधिकतर लोगों में ये 6ठे या 7वें दिन न्यूमोनिया या इन्फ्लामेटरी फेज में जाता है। जब ये 6ठे दिन इन्फ्लामेटरी फेज में जब जाता है पेशेंट, तो इन्फेक्शन 10 से 30% होता है। वही इन्फेक्शन डे 13-14 पे 80% या 100% फेफड़ों में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो अपने को क्या साधन, जैसे ही अपने को हाथ पैर, थकान, बुखार कुछ लगे तो उस टाइम सबसे पहले RT-PCR जांच कोविड की देनी है। जो गोली का है उसमें एक बुखार की गोली पैरास्टामोल, दुनिया में कोई भी वायरल इन्फेक्शन में पैरास्टामोल के अलावा कोई भी दवाई का प्रूवन इफेक्टिविटी या कि हम इस गोली को लेने से कुछ हमारे को आने वाला निमोनिया बच जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। शुरू के 6 दिनों में बुखार की गोली और एक आधी एंटीबायोटिक लें। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके हिसाब से जो भी गवर्नमेंट की एडवाइस ट्रीटमेंट वो लें। पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अपनी बॉडी को थकान में नहीं जाने देना है। जैसे अपने को थकान, बुखार लगे, पानी की मात्रा बढ़ा देनी है। पानी के साथ साथ बॉडी को ग्लूकोज या एनर्जी, कैलोरीज बहुत चाहिए, तो अपने को लिक्विड इनटेक में जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, छाछ है, दूध है, दही है, शिकंजी है, मिल्क रोज है, ठंडाई है, रसगुल्ले है, चीकू, आम। शुगर वाले पेशेंट ऑलरेडी मेडिसिन पे चल रहे होते हैं। हाँ, उनको खाने पीने के टाइम जैसे बुखार आती है, खाना कम खाता है और वो थोड़ा बहुत मीठा भी ज़्यादा खा लेंगे। दूध, दही, छाछ में इतना ज़्यादा शुगर नहीं होता है। अगर वो ले लेंगे तो शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। शुगर वाले पेशेंट का जो शुगर बढ़ता है जब हम बाद की स्टेज में श्वास के लिए स्टेरॉइड की गोली देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और उनमें जो शुगर पेशेंट है उनको अधिकतर लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है, वो इंसुलिन से ही मैनेज होते हैं। शुरुआत के 6 दिनों में एक ही इलाज अपने को ध्यान रखना कि शरीर को बुखार की गोली खाते रहें, थकान नहीं होने दें और पानी की मात्रा बढ़ा के रखें। 6ठे दिन बाद जब ये मान लो कि न्यूमोनिया हुआ है, तो न्यूमोनिया में अपने को पता कैसे चलता है कि अपन शुरुआत में अपने को ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप नहीं होता है। शुरू के 6 दिन में अपना ऑक्सीजन लगभग 98-97 रहता है। वही अपनी धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन नॉर्मल होकर धड़कन बढ़ना 7वें-8वें दिन जब अपन चलते हैं तो ऑक्सीजन भी 98 पे, जो बैठे बैठे 98 है वो चलने फिरने पे 94, 93, 95 हो गई है। तो ये निमोनिया के शुरुआती लक्षण है। उस समय 6ठे से 8वें दिन के बीच में अपन एक CT स्कैन करेंगे। वो निमोनिया जो भी आएगा, अधिकतर लोगों में वो 40% से कमी होता है। CT का स्कोर 9 से कम ही आएगा। 5वें दिन से पहले की CT और ब्लड टेस्ट नॉर्मल होते हैं। केवल कोविड टेस्ट की RT-PCR रिपोर्ट ही पॉजिटिव होती है। तो शुरुआती 5 दिनों में बुखार की गोली खा के कोविड टेस्ट रिपोर्ट कराएं। 6ठे से 8वें दिन के बीच में अपन CT स्कैन कर लेते हैं, तो उससे निमोनिया का शुरुआती स्टेज में पता चल जाता है। और जो भी निमोनिया का ट्रीटमेंट सब लोगों को, सब डॉक्टर्स जो कर रहे हैं, वो अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो अपनी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, निमोनिया होने के साथ अपनी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है। जो शुरुआती निमोनिया होता है उसमें अपने को सैचुरेशन देखने से ऑक्सीजन कम नहीं होता है, लेकिन चलने फिरने में सांस फूलना हो जाता है। अब आप इसको सिंपल सी चीज़ समझनी है कि बॉडी में ऑक्सीजन कम है और अपन चलेंगे फिरेंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। तो जो 8वें दिन के बाद का जो सबसे मेन जो ट्रीटमेंट है वो आपको रेस्ट करना है। अगर अपन रेस्ट करेंगे, बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होने देंगे,
तो वो जो ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो रही है वो अपने को किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट नहीं कर पाएगी और अपन की रिकवरी में बढ़ जाएगी। तो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट 8वें दिन बाद, वही एक इलाज का एक रूल है। अधिकतर लोग जो बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं कि सर मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, लंबी लाइनों में लग रहे हैं, 3-3 घंटे तक लाइनों में लग रहे हैं, सीटी स्कैन में लाइन में लग रहे हैं, उसमें हो रहा है सर मेरा स्कोर इतना हो गया, सर मेरा इतना हो गया, उससे उनकी बीमारी में जो रिकवरी आनी चाहिए उसकी संभावना कम होती जा रही। बीमारी का जो 90 दिन बाद सांस फूल रहा है उसका ट्रीटमेंट ही है कि बेड रेस्ट करें और अपने डॉक्टर ने बताया गोली बराबर लें, वही रिकवरी। उस टाइम भी अगर अपन घूमते फिरते रहेंगे तो रिकवरी के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये तो हो गया कि बीमारी के 90 दिन ही हो जाता है। अब जो मोटा मोटा है कि किस कंडीशन में अपन पैनिक जो अपने में हो रहा है कि वो किस कंडीशन में किस लेवल पे क्या हो रहा है। शुरुआत के 6 दिनों में अधिकतर लोगों को लगता है कि बुखार आ गई, कोरोना हो गया, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो घबराने से काम नहीं चलेगा। शुरुआत के 6 दिनों में सांस नहीं फूलता है, सांस की तकलीफ 8वें दिन तक भी नहीं होती है, बैठे बैठे 90 दिन चलने फिरने में सांस स्टार्ट होता है। तो शुरुआत के 6 दिनों में आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, खाना पीना अच्छा रखना है, बहुत ज़्यादा ब्लड टेस्ट कराने, बहुत ज़्यादा सीटी स्कैन कराने जाने से फ़ायदा कुछ भी नहीं है। घर पे रेस्ट करें, बुखार की गोली खाएं, 1-2 एंटीबायोटिक खा लें और उसके अलावा पानी हाइड्रेशन और अपने से नहीं हो रहा, बुखार ज़्यादा आ रहा है तो नर्सिंग स्टाफ को बुला के पानी का इंजेक्शन जिसको सलाइन ड्रिप बोलते हैं और बुखार का इंजेक्शन पैरासिटामोल होती है लगा लें। बाद में जैसे अपन सीटी स्कैन कराने जाते हैं 6ठे दिन 8वें दिन, कोई बोलता है मेरे सिटी में स्कोर 8 आ गया है, कोई जो अंदर 10वें दिन 11 दिन सीटी स्कैन करा रहा 15 का स्कोर आ गया है, डी डायमर इतना आ गया, IL-6 आ गया। ये सब पैनिक का अपने को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। जो पैनिक के जो 3 कारण है कि सीटी स्कैन का स्कोर, ऑक्सीजन का लेवल और ब्लड टेस्ट, जो भी होगा अपने पैनिक होने से अपनी बीमारी ठीक नहीं होगी। अपने को कैसा भी जो भी है उसको अगर अपने कोई फ्रेंड डॉक्टर हैं या जिससे अपन फ़ोन पे बात कर सकते हैं बात करें, नहीं हो पा रहा तो अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से फिक्स टाइम पे हॉस्पिटल पहुँचाएँ ताकि आपको भीड़ में बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। एक बार सीटी स्कैन हो गया, मोटा मोटा डॉक्टर को सीटी स्कैन की रिपोर्ट और उसकी तारीख को देख के आइडिया लग जाता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या होगी। जैसे मैं बताता हूँ, मैं मेरे पेशेंट को फ़ोन करता हूँ, बहुत सारे पेशेंट जिनको हम देख नहीं पाते हैं, हम बोलते हैं कि सीटी स्कैन कितना है, वो बोलता है कि सर सीटी स्कैन में 11 पॉइंट आ रहे थे। मैं उसको ये बोलता हूँ कि ये अधिकतर आपको 90 दिन के आसपास 11 पॉइंट आते हैं और 11 पॉइंट में ऑक्सीजन कम नहीं होता। 44% फेफड़े का इन्फेक्शन हुआ, ऑक्सीजन कम नहीं होता, आप रेस्ट करो, ये मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ उनको आप लो। आप घूमोगे फिरोगे तो बीमारी बढ़ेगी, नहीं घूमोगे फिरोगे तो नहीं। हाँ, अब ब्लड टेस्ट करना है, उसको जाके एक बार लैब पे जाके ब्लड टेस्ट दे, पॉसिबल हो तो लैब वाले को घर से ही सैंपल दे दें, वो रेस्ट करेगा। ब्लड रिपोर्ट से शुरुआती ट्रीटमेंट में अंतर नहीं आता है, शुरुआती ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं। 3 दिन बाद अगर पेशेंट की कंडीशंस ऊपर नीचे होती है तो उस टाइम ब्लड रिपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा मतलब है। फॉलोअप रिपोर्ट्स के हिसाब से अपन ट्रीटमेंट को अपग्रेड कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं कि 11 का स्कोर आ गया, 15 का स्कोर आ गया। अधिकतर लोगों में सीटी स्कोर 7-8 पे ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप नहीं होता है, वो 96-97 रहेगा, चलने फिरने पे 93 जाएगा। सीटी स्कैन का स्कोर 11-12 पे भी ड्रॉप नहीं होता है, वो 94-95 रहेगा, चलने फिरने पे 90 जाएगा। सीटी स्कोर 15 वाले पेशेंट्स का भी अधिकतर लोगों में ऑक्सीजन लेवल 90-91 रहता है। अगर वो प्रॉपर रेस्ट पे वो रिलैक्स हो तो चलेंगे फिरेंगे, ऐसे लोगों का ऑक्सीजन 80 तक जाता है। तो ट्रीटमेंट अपने को सीटी स्कैन देके घबराना नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका कि आप 6ठे से 8वें दिन सीटी स्कैन करो, उस स्कोर आ गया, अर्ली स्टेज निमोनिया ट्रीटमेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको निमोनिया नहीं बनता, 8वें दिन की सीटी स्कैन नॉर्मल है, फिर उनको बाद में टेंशन नहीं करनी कि उनको निमोनिया बनेगा, सांस फूलेगा। हाँ, थकान, बुखार, कमजोरी उनको भी रहेगा। अधिकतर यंग फीमेल्स को निमोनिया नहीं बन रहा है या कम बन रहा है। जो 20 साल से 40 साल की फीमेल है उनको निमोनिया कम बन रहा है। वो लेडीज़ सिर्फ और सिर्फ बुखार, थकान, कमजोरी, खाना खाने से की कमी से परेशान है, उनको IV फ्लूइड मिल जाए, पैरासिटामोल मिल जाए, प्रॉपर खाना मिल जाए तो भी वो काफ़ी रिलैक्स और ठीक हो रही हैं। जिनका स्कोर 15 से ज़्यादा है, जो जिनका ऑक्सीजन 80 के आसपास हॉस्पिटल में आते पहले हम पेशेंट्स को IV कैनुला लगा के पैरासिटामोल का इंजेक्शन, एक IV फ्लूइड, 1-2 एंटीबायोटिक, एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन और एक खून पतला करने वाला इंजेक्शन लगा के आधा घंटे के लिए उसको कहीं बैठा देते हैं इमरजेंसी में। अधिकतर पेशेंट्स का ये ट्रीटमेंट होने के आधे घंटे बाद वो काफ़ी रिलैक्स होते हैं। जो आए जब उनका स्कोर 80 था वो भी 90 के आसपास रिलैक्स होकर बैठे हैं और स्कोर ऑक्सीजन नहीं भी बढ़ता तो उनकी जो एक सेंस ऑफ वेलबींग, उनको जो अच्छा लगना वो शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करें, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, शुरुआत का ये ट्रीटमेंट लेके बेड का अगर कहीं अरेंजमेंट होता नहीं भी हो पा रहा है तो कैनुला लग चुका है, अपने घर पे ही कोई स्टाफ बुला के एटलीस्ट जो डेली का सुबह शाम का ट्रीटमेंट देना है, खाना पीना बढ़ाना हो तो शुरू करें। मेन वाइल ऑक्सीजन की व्यवस्था हॉस्पिटल होती है तो ऑक्सीजन लगाएं। स्पेशल ये कि पैनिक नहीं होना है, सीटी स्कोर को लेके नहीं घबराना है। सीटी स्कोर 14 है
IL-6 क्या है। अधिकतर लोग रिपोर्ट को देख के घबरा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल को देख के घबरा रहे हैं। अपन घबरा के ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं अपना, उस टाइम अगर ऑक्सीजन 70 भी आ रहा है तो घबराना नहीं है, एक बार रिलैक्स हो जाएं। ऑक्सीमीटर की क्वालिटी, आपकी घबराहट, आपकी थकान, आपके शरीर में पानी की कमी, एनर्जी कमी, ये सब चीज़ें ऑक्सीजन लेवल को फ्लक्चुएट करती है। आप प्रॉपर रेस्ट पे, प्रॉपर खाने पे ऑक्सीजन चेक करोगे, जो आपको 70 दिख रहा था हो सकता वो 85 हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका CT का स्कोर 20, 22, 25 था। घर वाले घबराए, सर बेड नहीं है, ऑक्सीजन में कहा एक बार के लिए रिलैक्स हो जाओ, आपके घबराने से, मेरे घबराने से कुछ भी नहीं होगा। हमने उन पेशेंट्स को IV किरणा लगा के फ्लूइड दिया, हमारा होम केयर स्टाफ उनके घर गया, जो ट्रीटमेंट हम हॉस्पिटल में लिखते हैं वही हमने उनको घर पे चालू किया, उनको खाने पीने के लिए एनकरेज किया। जिन पेशेंट का सैचुरेशन 85 था वो तीसरे दिन रेस्पॉन्ड करते करते 90 पे आ गया, और ऐसे पेशेंट 7वें दिन बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया। क्योंकि आप ये मान के चलो कि जिसका स्कोर 20 का, उनको ऑलरेडी 12 दिन की बीमारी हो चुकी है, अगले वो 3 दिन में जो भी होगा उनकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। जिसको 3 दिन में रिकवरी स्टार्ट हो गई वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, घर पे भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि अपन रेस्ट करेंगे तो जो 80% ऑक्सीजन अपनी बॉडी में अपना, उससे भी काम हो जाएगा। मैं स्पेशली कहूँगा कि इस बार के एपिसोड में यंग फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इशू नहीं आ रहा अगर वो प्रॉपर रेस्ट करें, खाना खाएं। ओल्ड एज के पेशेंट्स जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 है, उनको भी बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, वो भी घर पे रेस्ट और ये जो ट्रीटमेंट है उससे कंफर्टेबल है। यंग मेल्स में थोड़ा सा अलग इशू हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है कि यंग मेल जिनकी उम्र 25 साल से लेकर 45 साल के बीच में है, उन लोगों को बीमारी का इसी ट्रीटमेंट के बाद भी बीमारी के 11वें-12वें दिन सडन उनको फीवर आके उनके ऑक्सीजन कम हो रहा है। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ऐसा हो रहा है। जो हमारे पेशेंट होम केयर पे यंग मेल चलते हैं उनके लिए हम इतने डर रहे हैं। पहले पिछले साल ऐसा नहीं था, पिछले साल जो भी हमारे होम केयर पे पेशेंट चल रहे थे वो घर पे जो एक बार ठीक होना शुरू हो गया, सब ठीक हो रहे थे। इस बार होम केयर पे जो पेशेंट चल रहे हैं यंग मेल, स्पेशली यंग मेल, जो ठीक होते होते जो हमारे पास आएगा, CT का स्कोर 7 आ रहा, बीमारी को 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 4 दिन ठीक रह रहा पेशेंट, 11वें दिन 12वें दिन अचानक से बोला सर मुझे अचानक से सांस में ऐसा आ रहा है, सैचुरेशन 70 आ रहा है, बुखार आ रही है। वो एक एपिसोड ऐसा है जिसमें उस पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत ही है। ज़रूरत नहीं भी हो पाए तो इमरजेंसी में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन लगा के जो भी अपने 4-5 इंजेक्शन है, जिसमें खून पतला करने वाला इंजेक्शन, स्टेरॉइड का इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन, IV फ्लूइड्स, पैरास्टामोल के इंजेक्शन। तो बहुत से जो यंग पेशेंट जिसको सडन कॉम्प्लिकेशन होते हैं, नियर बाई जो भी अपने हॉस्पिटल उसमें पहुँच के इमरजेंसी में ट्रीटमेंट लें, पैनिक नहीं हो। 2-3 दिन, 11वें दिन पे ये घटनाएं हो रही, 12वें दिन पे ये घटनाएं हो रही, 2-3 दिन अगर अपने अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो अपन ठीक हो जाएंगे। अधिकतर मरीज को मैं ये कहूँगा घबराने की कोई बात नहीं। शुरू में 6 दिन सांस नहीं फूलती, 8वें दिन बाद चलने फिरने में सांस फूलती, तो अपने 90वें दिन से 13वें दिन के बीच में अपन रेस्ट कर लेंगे, प्रॉपर खाना खा लेंगे, डॉक्टर के हिसाब से अपन ट्रीटमेंट ले लेंगे तो अपन ठीक हो जाएंगे। मैं अपने अधिकतर मरीजों को एक ही बार OPD में देख रहा हूँ कोरोना के पूरे टाइम में। मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप दिखा दिया, जो मैंने टेस्ट लिखे हैं वो आप टेस्ट कराएं। जिन टेस्ट की आज जरूरत नहीं, मुझे लगता है 3 दिन बाद टेस्ट की तो आप 3 दिन बाद कराएं। टेस्ट करा के बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने हैं, आपको अपने घर पे ही अपनी सारी व्यवस्था करनी, घर पे एक छोटा सा अस्पताल बनाना है, अपने आसपास मिलने वाले नर्सिंग स्टाफ से कॉन्टैक्ट रखना है कि कुछ भी हो जाए तो हमें ड्रिप लगाने आ जाए। और मैं उन सब पेशेंट्स की रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ मेरे व्हाट्सएप पे, रात को 11 से 1 बजे के बीच में रिपोर्ट्स, और उनके ट्रीटमेंट में जो भी अपडेट करना है। पेशेंट्स को मैं सारी चीज़ पहले समझा चुका होता हूँ कि आपको ये सिम्टम इस दिन आएंगे, इस तरह का ऑक्सीजन लेवल आएगा, उसमें घबराना नहीं है, खांसी बढ़े घबराना नहीं, ऑक्सीजन कम घबराना नहीं। तो हम लोग रात को 11 से के बीच में कम से कम 200 से 300 पेशेंट्स को हम फ़ोन पे ट्रीटमेंट अपग्रेड कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। भी पेशेंट्स का स्कोर 12 से ऊपर है, जिनका फेफड़ों का एनवायरमेंट 50% से ऊपर है, उनको रेस्ट के साथ साथ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी, जिसको अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। अपन इनिशियली जब अपन करेंगे तो अपने 10-15 सेकंड ही अपन रोक पाएंगे, खांसी आ जाएगी। इसमें जो होता है प्रोन पोजिशनिंग का बहुत ज़्यादा फायदा है। पेशेंट जिसका ऑक्सीजन लेवल मान लो 12 का स्कोर है, 15 का स्कोर है, 90 आ रहा है, अगर वो उल्टा लेटेगा, छाती पे तकिया लगा लेगा, उल्टा लेटेगा, आधा घंटे बाद उसको खुद को अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि अपने फेफड़ों का जो मेजर वॉल्यूम होता है वो अपने पेट की तरफ होता है, आप उनको फ्री करेंगे तो वो अच्छे से ब्रीदिंग कर पाएगा। पीछे आगे से अपने को सपोर्ट मिल रहा है, अपन खुल के सांस ले पा रहे हैं, तो 3 से 4% ऑक्सीजन अपना बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन बढ़ाने के अलावा अपने जो फिजिकल जो थकान है, जो डिस्ट्रेस है, उसको कम करने में प्रोनिंग का बहुत ज़्यादा फायदा है। हाँ, अर्ली स्टेज में जब अपने को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 6-7 दिनों में बुखार आ रही है, उसमें नहीं। स्पेशली मैं ओवरवेट मोटे लोगों को बोलूँगा, कोरोना काल चल रहा है, विदाउट कोरोना सिम्टम्स, विदाउट वो प्रोनिंग की प्रैक्टिस घर पे स्टार्ट कर दें। उनको कोरोना नहीं भी है तो उनको प्रोनिंग से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जिसको हम OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें बिना कोरोना के ही प्रोनिंग से फ़ायदा हो जाता है।
इन केस हमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही, बहुत ज़्यादा ओवरवेट लोगों से आ रही, उनकी डिजीज़ माइल्ड होते हुए भी वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो चेस्ट का एक्सपांसन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है माइल्ड डिजीज़ में भी। तो ओवरवेट और लोगों के लिए स्पेशली मेरा कि विदाउट कोविड सिम्टम वो घर पे प्रोनिंग, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें। इन केस उनको माइल्ड कोविड भी हुआ और वो प्रोनिंग पहले से ट्रेंड है तो उनको बाद में सिम्टम्स इतने नहीं आएंगे। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें अपन। सबसे मेरी यही सलाह है कि आराम से खाना पीना, न्यूट्रिशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, बेड रेस्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मेडिसिन का रोल इनिशियल स्टेज में केवल पैरास्टामोल का रोल है, बाद में स्टेज में स्टेरॉइड्स का और खून पतला कर लेना, जिसमें वो अपने डॉक्टर अपना जजमेंट क्लिनिकल जजमेंट पे कर रहे हैं। रिपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं चाहिए। रिपोर्ट्स की वैल्यू तब है जब हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अपने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, तो रिपोर्ट्स का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोल होता है। बहुत सारे लोग वैक्सीनेशंस कराना नहीं कराना, करा लिया तो क्या होगा। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है, जो एज लोग हैं जिनकी 2 डोज पूरे हो चुके हैं, उनको कोविड होने के बाद न्यूमोनिया की सीवियरिटी कम हो रही है। तो वैक्सीनेशन करवाना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बुखार आते समय 4-5 दिन का बुखार है, चलते हुए कोरोना के टाइम अपने को वैक्सीन नहीं कराना। जिसको कोरोना है, जिसको बुखार आ रहा है, वो कोरोना से ठीक होने के लगभग 1.5 महीने बाद वैक्सीन कराए तो ही ठीक रहेगा। कोरोना होने के 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीना, 2 महीने बाद वैक्सीनेशन कराएं, ठीक है। दूसरा, जो अधिकतर गाँव में भी फैल चुका है, गाँव में भी काफ़ी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, गाँव में बहुत सारे लोगों को बुखार आ रहा है, तो उस लेवल पर अपन क्या करें। गाँव में हर पेशेंट को अटेंड करने की जो हॉस्पिटल्स की सुविधा नहीं है, CSC पे हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, डॉक्टर स्टाफ सब अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो गांव के जो नवयुवक लोग हैं उनको कुछ अपने लेवल पे कुछ करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा मॉनेटरी इशू नहीं है, एक अवेयरनेस इशू है कि गांव में जिसको भी बुखार आ गया, आप उसको पहले ही दिन से समझो खाना पीना बढ़ा दो, पानी खूब पी, छाछ खूब पी, दूध खूब पी, जो भी अवेलेबल चीज़ है लिक्विड्स जिसमें अपने को ग्लूकोज भी मिल जाए बॉडी को और पानी मिल जाए। इन केस कुछ लोगों को बुखार नहीं तो पा रही, कुछ लोग खाना नहीं खा रहे, तो गाँव में अगर चाहे तो वॉलंटियर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, पंचायत वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, या जो भी लोग हैं जो बीड़ा उठा सकते हैं। 2-3 नर्सिंग स्टाफ की पूरे हर गांव में व्यवस्था मिल जाते हैं, गवर्नमेंट वाले मिल जाते हैं, प्राइवेट वाले भी अपने जो गांव के जो होते हैं, जैसे मेरे यहाँ का बहुत सा स्टाफ बनाया रहता है, कहीं भी रहता है, वो मिल जाते हैं। उनको लेके जिसको बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, जो खाना पीना नहीं खा रहा, उसको सलाइन ड्रिप और बुखार के इंजेक्शन देखो, एक बार उसको फिजिकली थोड़ा सा सेंस ऑफ वेलबींग आएगा तो खाना पीना भी स्टार्ट कर देगा। इस चीज़ का बुखार, पानी, खाना पीना और 6 से 8 दिन बाद श्वास का ध्यान अपने को रखना है। सबके स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ डॉक्टर सुधीर।